डियर स्टूडेंट, बेटा हमारा जो चैप्टर है वो सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री ये चल रहा है। और टुडेज वी आर अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड न्यू टॉपिक डिस्कसिंग अबाउट द रासायनिक संयोजन के नियम, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ओके, तो पहले देखेंगे, हम समझेंगे इस टॉपिक को, ठीक है, कि रासायनिक संयोजन के नियम क्या होते हैं, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन क्या है। बेटा ये पोर्शन आपने वैसे छोटी क्लास यानी 9 से भी स्टार्ट होते हैं कॉम्बिनेशन लॉ, ठीक है। तो कोई भी जो केमिकल रिएक्शन है बेटा, सपोज दैट माना ये ए गिव्स प्रोडक्ट, मान लो ये इट्स अ केमिकल इक्वेशन, ठीक है। तो किसी भी रासायनिक जो अभिक्रिया होती है उसमें जो रिएक्टेंट होते हैं, अभिकारक, रिएक्टेंट, ओके, जो अभिकारक होते हैं, ठीक है, अणु जब परस्पर क्या करेंगे बेटा, क्रिया करेंगे, आपस में रिएक्ट करेंगे, रिएक्ट होंगे, तो न्यू प्रोडक्ट, न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है, निर्माण होता है, ठीक है, नए पदार्थ बनते हैं जिसे हम क्या कहते हैं, प्रोडक्ट कहते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से केमिकल इक्वेशन क्या होती है, संपन्न होती है। इस प्रकार से रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होती है। क्लियर है ना सबको, इतना हम जानते हैं। तो अतः किसी भी यौगिक, कोई भी यौगिक है, मान लो कंपाउंड है या मॉलिक्यूल्स है, किसी भी रासायनिक यौगिक या अणु का निर्माण परस्पर क्या होगा, रासायनिक संयोजन के क्या होता है, द्वारा होता है। रासायनिक संयोजन से मतलब यहाँ पे बेटा कि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स आर टू कंबाइन टुगेदर। जब रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स आपस में क्या होते हैं, क्रिया करते हैं, इट मीन्स संयोग करेंगे, संयोजन करते हैं, तो तब जाकर के क्या होता है, यौगिक या अणु परस्पर क्या होंगे, बनते हैं। अतः किसी यौगिक या अणु में जो पुराने केमिकल बॉन्ड होते हैं बेटा, इनके बीच क्या होती है, केमिकल बॉन्डिंग होती है। रिएक्टेंट में वो क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं, डिकम्पोज होंगे, ठीक है, डिकम्पोज होते हैं और फॉर्मेशन होते हैं बेटा न्यू बॉन्डिंग, न्यू बॉन्डिंग बनती है, न्यू बॉन्डिंग का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है, नई बॉन्डिंग बनती है, नए बंधों का क्या होता है, निर्माण होता है, ठीक है। तो रासायनिक बंधों के बनने को रासायनिक क्रिया होती है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं बेटे कि प्रकृति में लगभग बेटा 118 या 114 तत्व जो भी हैं, 118 या 114 एलिमेंट जो हैं, वो रासायनिक संयोग करेंगे, केमिकल कॉम्बिनेशन करते हैं, ठीक है। और तथा एक निश्चित मात्रा में, एक फिक्सेबल क्वांटिटी में क्या करते हैं, कंपाउंड्स और मॉलिक्यूल्स का क्या करेंगे, निर्माण करते हैं, और इस प्रकार रासायनिक संयोजन के पालन करते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार बेटा जो केमिकल कॉम्बिनेशन होते हैं, रासायनिक संयोजन के जो लॉ होते हैं, कि लॉ क्या होते हैं बेटा, द फॉलोइंग, निम्न प्रकार के होते हैं। द फर्स्ट हम देखेंगे, पहला जो है द्रव्यमान संरक्षण का नियम, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। तो ये नाम से ही पता चल रहा है द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या है। कि इस नियम का प्रतिपादन जो एक बेटा साइंटिस्ट थे, जर्मन साइंटिस्ट एम.वी. लोमोनोसोव एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने 1774 ईस्वी में क्या किया था, इस नियम का प्रतिपादन किया था, इसे डिस्कवर किया था बेटा, इस नियम को दिया था। इसके अनुसार क्या होता है कि द्रव्य क्या होता है, अविनाशी होता है, द्रव्य, मैटर, ठीक है, द्रव्य क्या है, अविनाशी है, ठीक है, मतलब इसे डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता, द्रव्य अविनाशी होता है। अतः इसे ना तो उत्पन्न किया जा सकता और ना ही इसे नष्ट किया जा सकता है, बल्कि इसके एक रूप को दूसरे रूप में हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, परिवर्तित किया जा सकता है। यही द्रव्यमान संरक्षण का क्या कहलाता है, नियम कहलाता है, ठीक है। मैटर नॉट कैन बी क्रिएट एंड नॉट कैन बी डिस्ट्रॉयड, ना उसे क्रिएट किया जा सकता है ना ही डिस्ट्रॉयड किया जा सकता है, बट चेंज इनटू द अनदर फॉर्म में उसे चेंज किया जा सकता है, ठीक है। यही द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहलाता है। इस रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप, यानी किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में, मान लो बेटा ये है, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में, ठीक है, जो द्रव्य होते हैं, ये द्रव्य मान लो, जो मैटर है, जो रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, द्रव्य हम इनको बोल सकते हैं। तो इनका जो द्रव्यमान होगा बेटा, वो क्या होगा, जो अभिक्रिया से पूर्व पदार्थों का द्रव्यमान होगा, और अभिक्रिया के बाद यानी अभिकारकों का द्रव्यमान के क्या होगा, इक्वल देन होता है। इसका मास यानी m1 इक्वल टू m2, इट मीन्स हो गया m1 जो होगा बेटा मास इस रिएक्टेंट का, और इस प्रोडक्ट का मास क्या होगा, इक्वल देन होता है। इट मीन्स संरक्षित होता है, उसे हम ना तो क्रिएट कर सकते हैं ना ही
ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। क्लियर? एग्जाम्पल से भी हम कुछ थोड़ा देख लेंगे। फॉर एग्जाम्पल ये देख लो बेटा, जैसे कि 100 ग्राम कैल्शियम जो कार्बोनेट है गर्म करने पर क्या करता है, 50 ग्राम CaO। एग्जाम्पल मान लो कि हमने 100 ग्राम क्या लिया, कैल्शियम कार्बोनेट है CaCO3। जब ये डिस्ट्रॉय होगी, इसे गर्म करेंगे तो ये डिकम्पोज होकर के क्या देगा, 50 ग्राम CaO दे देता है। ठीक है, और लगभग बेटा आपका 44 ग्राम CO2 देता है। 44 ग्राम क्या देता है, CO2 देता है। ठीक है, तो 56 है, 56 ग्राम CaO और 44 ग्राम क्या देगा, CO2 देता है। और इसका कितना है, 100 ग्राम मान लो। तो हो रहा है ना कि मास क्या है, मास आज कंजर्व, कि मास क्या है, दोनों में संरक्षित है, रिएक्टेंट में भी और प्रोडक्ट में भी। ठीक है, सर कंजर्व है। जैसे C+O2 गिव्स मान लो CO2, एक केमिकल इक्वेशन है। द मास ऑफ कार्बन 12, ऑक्सीजन का कितना होता है 16, तो 16 × 2 यानी 32 ग्राम। ग्राम में यहाँ ले सकते हैं, तो इसका कितना होता है, कार्बन 12 प्लस ऑक्सीजन का 16 × 2 इक्वल टू 12 प्लस 32, 44 ग्राम। तो ये भी कितना हो रहा है, दोनों 44 ग्राम हो रहा है। तो इट्स अ कंजर्व, यानी 44 ग्राम इक्वल टू 44 ग्राम। रिएक्टेंट का मास प्रोडक्ट के मास के इक्वल देन होता है। इट्स अ द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या होता है, फॉलो कर रहा है। तो आई होप ये पहला आपको समझ में आ गया होगा कि एमवे लोमोनोसोम ने दिया था, द्रव्य अविनाशी होता है, इसे ना तो नष्ट किया जा सकता है ना ही उत्पन्न किया जा सकता है, बल्कि इसे एक रूप से दूसरे रूप में चेंज किया जा सकता है, बदल दिया जा सकता है। ठीक है, नाउ इज द सेकंड लॉ, स्थिर अनुपात का नियम। ठीक है, फिक्सेबल रेशियो, स्थिर अनुपात। आई होप आप ये दिख नहीं रही है पेन से, मैं दूसरी पेन से लिख देता हूँ। अनुपात स्थिर अनुपात का नियम, कांस्टेंट रेशियो। ठीक है, ऑफ कांस्टेंट रेशियो जो फिक्सेबल जो होता है। तो इस नियम का जो प्रतिपादन था बेटा, ठीक है, हम जल्दी से बता देता हूँ। JL प्राउस्ट एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1799 ईस्वी में इस नियम को क्या किया था, प्रतिपादित किया था। ठीक है, ठीक है, यह नियम क्या है बेटा, इस रासायनिक यौगिक के संगठन से संबंधित है। ठीक है, रासायनिक यौगिक केमिकल जो कंपाउंड है इसके, ठीक है, इसके क्या है, संगठन, यानी इसके कंपोजिशन जो होगा, इसके कंपोजिशन से रिलेटेड है। कंपोजिशन से रिलेटेड है, किसके, केमिकल कंपाउंड के कंपोजिशन से रिलेटेड होता है। अब है क्या ये नियम, ठीक है, इस नियम के अनुसार क्या होगा कि प्रत्येक रासायनिक यौगिक, केमिकल कंपाउंड, मान लो ये कंपाउंड है, कि प्रत्येक रासायनिक यौगिक, ठीक है, प्रत्येक रासायनिक यौगिक, ठीक है, चाहे वो किसी भी रासायनिक विधि द्वारा बनाया गया हो, ठीक है, या किसी रासायनिक विधि द्वारा बनाया गया हो या प्राप्त किया गया हो, या किसी भी रासायनिक या भौतिक स्रोतों द्वारा प्राप्त किया गया हो, किसी भी रासायनिक विधि द्वारा बनाया गया हो, किसी भी स्रोतों द्वारा प्राप्त किया गया, किसी भी सोर्सेज द्वारा क्रिएट किया गया हो, किसी भी प्रोसेस द्वारा बनाया गया हो, ये बोला कोई फॉर्मेट नहीं रखता है। ठीक है, बनाया गया हो, यौगिक के जो ये कंपाउंड है, इस यौगिक के जो एलिमेंट है बेटा, तत्व हैं, एलिमेंट्स हैं, ठीक है, इन एलिमेंट्स में क्या होगा, तत्वों में उपस्थित द्रव्यमानों का जो भार होता है, मास का जो मास होगा, एलिमेंट्स का जो मास होता है, द्रव्यमान या भार होगा, एक क्या होगा, फिक्सेबल, निश्चित अनुपात में क्या होता है, निश्चित अनुपात में होता है। समझ में आया? मतलब कोई भी कंपाउंड बेटा, चाहे किसी भी प्रोसेस द्वारा क्रिएट किया गया हो या किसी भी सोर्सेज द्वारा बनाया गया हो, कितने भी पदों में बनाया गया हो, उस कंपाउंड में उपस्थित जो एलिमेंट होते हैं, इट मीन्स एटम्स होंगे, उनका जो द्रव्यमान होगा या भार होगा बेटा, वो एक निश्चित अनुपात में फिक्सेबल होता है, निश्चित अनुपात में होता है, स्थिर होता है। ये निश्चित अनुपात में स्थिर होता है, ये लिख सकते हैं हम, स्थिर हो रहा है ना, फिक्स है,
स्थिर होता है, उसको हम बोला चेंज नहीं कर सकते हैं। थोड़ा बहुत मतलब ये द्रव्यमान संरक्षण से भी रिलेटेड मिल रहा है, तो ये फिक्स होता है, इसे हम चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जैसे देख लो एग्जाम्पल से समझो, जैसे बेटा H2O है, H2O में H व O दो तत्व है ना, ये दो एलिमेंट है, इसमें दो एलिमेंट्स हैं। ठीक है, का द्रव्यमानों का जो अनुपात होगा, द्रव्यमानों का जो अनुपात होगा रेशियो होगा। ठीक है, रेशियो क्या होता है, 2 रेशियो ऑक्सीजन का कितना होता है 16, तो 2:16 के संयोग से क्या होता है बनता है। यानी H2O का जो फॉर्मेशन होगा बेटा वो 2:16 में जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या होगा संयोग करेंगे तभी H2O का निर्माण होगा। देख लो 2:16, ये फिक्सेबल है, इट्स नेट कॉन भी हम इसे चेंज नहीं कर सकते, ये स्थिर है, तो इसलिए स्थिर अनुपात का क्या है नियम है। क्लियर हो गया। तो इसके बाद हम थर्ड फोर्थ, इसके वैसे 5 नियम को हमने पढ़ना है। ठीक है, थर्ड फॉर्मेशन को हम आगे देखते हैं कि थर्ड तीसरा क्या। तो डियर स्टूडेंट बेटा हम थर्ड लॉ को देखेंगे। अब तीसरा नियम क्या है, रासायनिक संयोजन का तीसरा नियम है गुणित अनुपात का नियम, मल्टीपल रेशियो लॉ। ठीक है, गुणित अनुपात का नियम। अब गुणित अनुपात का नियम क्या होता है, इस नियम का जो प्रतिपादन था बेटा, ठीक है, वो एक थे जॉन डाल्टन ने 1803 ईस्वी में किया था। 1803 ईस्वी में इस नियम को दिया था। ठीक है, इस नियम के अनुसार क्या होगा कि जब दो तत्व आपस में रासायनिक अभिक्रिया करके, जब दो तत्व मान लो A प्लस B, ये दो एलिमेंट है। ठीक है, जब दो तत्व आपस में रासायनिक अभिक्रिया करके क्या करेंगे, आपस में केमिकल रिएक्शन करेंगे, केमिकल कंपोजिशन करेंगे। ठीक है, या उससे अधिक यौगिक बनाते हैं, तो ये क्या बनाते हैं उससे अधिक यौगिक बना देंगे। ठीक है, मैक्सिमम मतलब बी या सी डी, ये मैक्सिमम यौगिक बना देते हैं। ठीक है, जब बोला दो यौगिक क्या करेंगे आपस में रासायनिक अभिक्रिया करेंगे और एक या उससे अधिक क्या बना देते हैं कंपाउंड बना देते हैं, मतलब सी प्लस डी बना सकते हैं या सी बना सकते हैं ओनली। ठीक है, बना देते हैं। तो एक तत्व का द्रव्यमान, एक तत्व का जो मास होगा बेटा, एक एलिमेंट का जो मास होगा, ठीक है, मास होगा, ठीक है, संयोग करने वाले जो दूसरा तत्व है उसके द्रव्यमान, उसका जो मास होगा एक सरल रेशियो में क्या होता है, एक गुणित अनुपात में क्या होता है, ठीक है, स्थिर होता है। एक मल्टीपल रेशियो में क्या होगा, कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट होता है। मतलब एक तत्व दूसरे तत्व से अभिक्रिया करके दो या दो से अधिक तत्व को बना दे या एक ही बना दे, तो ये पहले तत्व का जो मास होगा बेटा दूसरे तत्व से, यानी क्रिया करने वाला जो दूसरा तत्व होगा इसकी मास से क्या होगा, एक मल्टीपल रेशियो गुणित अनुपात में लगभग क्या होगा, कांस्टेंट होता है। बोला ठीक है, इसे गुणित अनुपात का कहते हैं, नियम कहते हैं। आओ एग्जाम्पल से हम आगे देखेंगे। लेट्स स्टार्ट। तो एग्जाम्पल क्या है, फॉर एग्जाम्पल देख लो बेटा कि दो तत्व, ठीक है, कार्बन और ऑक्सीजन क्रिया करके बेटा CO2 भी बनाते हैं। कार्बन है मान लो, यहाँ देख लेते हैं, कार्बन है और दूसरा क्या है ऑक्सीजन है। ये क्रिया करके दो तत्व, दो यौगिक बना लेते हैं, एक CO और एक CO2 मान लो, एक CO2 बनाते हैं और एक CO बना लेते हैं। देख लो कैसे बनाएंगे, C+O2 गिव्स CO2 भी बनाया और C+O2 गिव्स CO, ट्वाइस यहाँ कर देंगे, ट्वाइस कर देंगे, ये दो बन गए। तो CO में C तथा ऑक्सीजन का भार, CO में C और O इन दोनों का जो मास होगा, ध्यान से देखोगे, इन दोनों का जो मास होगा का रेशियो, मास का जो रेशियो होगा वो क्या होगा 12 रेशियो क्या है 16। जबकि CO2 में क्या है बेटा, C और O का जो मास होगा उसका रेशियो क्या होगा 12 रेशियो क्या होता है 32 होता है। इससे स्पष्ट क्या हो रहा है, देखो यहाँ 12:16, 12:13 है। इससे निश्चित क्या हो, इससे स्पष्ट क्या होगा कि ऑक्सीजन के भिन्न भिन्न भार वाले मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे या एटम्स क्या करते हैं, कार्बन 12 जो कार्बन 12 है, कार्बन 12 से क्या करते हैं, ठीक है, निश्चित भार वाले जो कार्बन 12 है उससे क्या करते हैं, कॉम्बिनेशन करेंगे, संयोग करते हैं। ठीक है, और एक सरल अनुपात में लगभग क्या 1:2, क्योंकि इसका 2 रेशियो में आ रहा है 16 इंटू टू यानी 32, और ये 1:1 रेशियो आ रहा है तो 1:2
एक क्या है, सरल अनुपात में होता है, तो जो गुणित अनुपात में लगभग है, जो गुणित अनुपात में कुछ। तो आई होप आप समझ गए होंगे। अरे मल्टीपल रेशियो हो रहा है ना, ये मल्टीपल 16 2 32, तो ये मल्टीपल रेशियो आ रहा है। ऐसी जैसे N2O है, या मैं और अनदर बता देता हूँ आपको, N2O3 है या NO2 है। अब इनमें इनका रेशियो देखेंगे हम, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का। ठीक है, तो नाइट्रोजन का क्या है 28, अरे 14 होता है ना, 14 × 2 28 रेशियो 16। इसमें क्या हो रहा है 28 रेशियो, इसमें क्या हो रहा है 48। O3 16 × 3 कर देंगे। ठीक है, इसमें क्या करेंगे 14 रेशियो 32। तो देख लो इसमें 14 × 28 28, 16 × 32 × 48, तो मल्टीपल रेशियो हो रहा है लगभग। जबकि ये तीनों ही नाइट्रोजन और प्लस ऑक्सीजन से बनने वाले क्या हैं, कंपाउंड हैं। नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस ट्राइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, तो ये सारे बनने वाले यौगिक हैं, ये गुणित अनुपात में स्थिर होते हैं। ओके, तो आई होप बेटा आप इस नियम को भी समझ गए होंगे। नेक्स्ट हम पोर्शन पे चलेंगे, नेक्स्ट वाला हम टॉपिक लेंगे। ठीक है, चौथा जो लॉ है बेटा आपका, वो है तुल्य या व्युत्क्रम अनुपात का नियम। तुल्य या इसको कहते हैं व्युत्क्रम अनुपात का नियम। तुल्य या व्युत्क्रम अनुपात का नियम। ठीक है, तुल्य या व्युत्क्रम अनुपात का नियम क्या पोर्शन होता है बेटा, इस नियम का प्रतिपादन क्या था, एक वैज्ञानिक हुए हैं। ठीक है, एक जर्मन के एक वैज्ञानिक हुए हैं बेटा, जिन्हें कहते हैं रिचर, RICHER, रिचर। ठीक है, रिचर ने क्या किया था बेटा 1792 ईस्वी में दिया था इस नियम को। ठीक है, तो इस नियम के अनुसार क्या होता है कि जब दो तत्व भिन्न भिन्न मात्रा में, जब मतलब मान लो दो तत्व हैं और ये भिन्न भिन्न क्वांटिटी में, डिफरेंट भिन्न भिन्न मात्रा में, ठीक है, भिन्न भिन्न मात्रा में क्या करते हैं, संयोग करें तथा अलग अलग यौगिक व अणु बना दे, तथा अलग अलग यौगिक मतलब C और D बना देते हैं, अलग अलग यौगिक या मॉलिक्यूल्स बना देते हैं। ठीक है, बनाएं, परंतु यदि वे क्या करें, आपस में संयोग करके जिन यौगिकों या अणुओं को बनाते हैं, तो वो संयोग करते समय क्या करें, उनके जो भारों का वही अनुपात होगा जो उन दोनों तत्वों के, ठीक है, तीसरे तत्व के संयोग करने का अनुपात था। अब समझ में आया। तो ये कहना चाह रहा है बेटा कि जब दो तत्व जो होंगे ये भिन्न भिन्न मात्रा में जब रिएक्ट करके C और D मतलब कोई दो भिन्न भिन्न यौगिक या अणु बना देते हैं। ठीक है, तो इन दो यौगिकों का जो जब रिएक्शन कर रहे थे इनका जो अनुपात था, ठीक है, किसी अन्य रिएक्टेंट से, ठीक है, संयोग करते समय यानी भारों का वही अनुपात होगा जो उन दोनों तत्वों का क्या होगा, तीसरे तत्व, मान लो किसी तीसरे तत्व E से किसी तीसरे तत्व से क्या होगा, तीसरे तत्व से संयोग करने में अनुपात होगा। मतलब ये नहीं है कि इन तत्वों को बनाने में, तो इन यौगिकों को बनाने में इनका अनुपात मतलब 1:2 था और इनके साथ रिएक्शन करने में इसका 2:2 हो गया, ऐसा नहीं होगा, ये कहना चाह रहा है। ठीक है, तो ये होता है बेटा रेसिप्रोकल रेशियो। ठीक है, मतलब व्युत्क्रम जिसको कहते हैं या तुल्य अनुपात का नियम जिसको कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल से हम इसको आगे देखेंगे कि क्या एग्जाम्पल है तुल्य अनुपात या व्युत्क्रम अनुपात का नियम का। तो ये भी हम इसको कह सकते हैं। देखो मैं डेफिनेशन पढ़ रहा हूँ, आप ध्यान से देखो कि जब दो तत्व बेटा अलग अलग तीसरे तत्व से क्या होते हैं, एक निश्चित द्रव्यमान से क्या करते हैं, संयोग करते हैं, तो उनके द्रव्यमानों में बेटा वही अनुपात होगा, उनके जो मास होगा वही अनुपात उनमें होता है। ठीक है, अथवा एक पूर्णांक अनुपात होता है जिससे वे एक दूसरे के साथ क्या करें, संयोग करते हो। ठीक है, माना तीन तत्व, जैसे एग्जाम्पल से आप समझो कि माना तीन तत्व क्या हैं, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है और सल्फर है, मान लो। ठीक है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन सल्फर है। तो देखो ये किस तरह से, अब तीन तत्व, ये तीन तत्व अलग अलग कैसे बनाते हैं कि जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन संयोग करके क्या बनाते हैं, H2O बना दिया। ठीक है, सल्फर और ऑक्सीजन रिएक्शन करके क्या बनाएंगे, सल्फर डाइऑक्साइड बना देते हैं मान लो, और हाइड्रोजन और सल्फर रिएक्शन करके क्या बना देते हैं, H2S बना देते हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड। तो इससे समझ में आ रहा है,
इनके कहने का मतलब है बेटा इसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन का भारों का अनुपात जो होगा, ठीक है, यानी H2O में हाइड्रोजन ऑक्सीजन का, H2O में हाइड्रोजन ऑक्सीजन का जो भारों का अनुपात होगा वो क्या होगा 2:16। ये इसको हम शॉर्ट में लिख सकते हैं 1:8, ये हो सकता है, ठीक है। इसी प्रकार से सल्फर डाइऑक्साइड में S और O का जो रेशियो होगा वो क्या होगा, वो होगा बेटा आपका कितना 32:32 SO2, हाँ सल्फर का होता है 32 और ऑक्सीजन का 16:32 क्यों होगा, यानी इसे शॉर्ट 1:1 लिख सकते हैं, हो रहा है। इसी तरह से इसमें हाइड्रोजन में बेटा क्या होगा कि 2 क्या होगा 32, इसे शॉर्ट में 1:16 ये लिख सकते हैं। तो इस प्रकार कहने का मतलब है बेटा, क्योंकि ये एक व्युत्क्रम अनुपात का क्या कर रहा है, नियम चल रहा है, व्युत्क्रम अनुपात का नियम चल रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये रिएक्शन करते हैं जो ऑक्सीजन के निश्चित भार 32 के साथ संयोग करते हैं, जो ऑक्सीजन के एक निश्चित अनुपात के साथ, देखो 32 यहाँ चल रहा है 16:2, तो 32 के साथ क्या करते हैं निश्चित अनुपात में एक क्या करते हैं संयोग करते हैं इस प्रकार से, ठीक है। जैसे देख लो ये था इनके लिए H, ये S और ये O2, तो देखो H और O2 ने रिएक्शन की, क्या बनाएगा यहाँ H2O बनाएगा, सल्फर ऑक्सीजन ने क्रिया करेंगे, ये क्या बनाएगा SO2, और H हाइड्रोजन सल्फर से क्रिया कराएगा, क्या बनाएगा H2S। तो ये तीन प्रोडक्ट भिन्न भिन्न बना देता है। तो इन तीनों में यानी इन दो का जो रेशियो होगा वो तीसरे तत्व से करने वाले भार जो होगा बेटा एक फिक्सेबल रेशियो में स्थिर रहता है। इसे गुणित अनुपात का क्या कहते हैं, नियम कहते हैं, सॉरी तुल्य अनुपात का नियम कहते हैं। तो आई होप आप समझ गए होंगे, ठीक है। अब लास्ट हम पोर्शन को एक और देखेंगे इसमें, ठीक है। गैर-लुशाक का आयतन संबंधी नियम, गैर-लुशाक का आयतन संबंधी नियम, गैर-लुशाक का आयतन संबंधी नियम, ठीक है। वॉल्यूम्स क्रिएशन लॉ ऑफ गैर-लुशाक का आयतन संबंधी, ये फिफ्थ और लास्ट लॉ क्या है बेटा इसका, पहले गैर-लुशाक का, ठीक है, कि इस नियम का जो प्रतिपादन था किसने किया था, भाई नाम से पता चल रहा है गैर-लुशाक, ठीक है। गैर-लुशाक ने, ठीक है, गैर-लुशाक ने क्या किया था बेटा, लगभग आपके 1808 ईस्वी में किया था। इस नियम के अनुसार होता क्या है, ठीक है, ये पोर्शन देखो, इस नियम के अनुसार क्या होगा, ठीक है, कि ताप पर निश्चित कांस्टेंट, अब इसमें दो चीज़ें हमने कांस्टेंट करनी है कि कांस्टेंट प्रेशर और टेम्परेचर। प्रेशर और टेम्परेचर क्या है बोला, कांस्टेंट है, कि कांस्टेंट प्रेशर और टेम्परेचर पे यानी स्थिर ताप और दाब पर जब दो गैसें G1 और G2, मान लो जब दो गैसें, ठीक है, G1 और G2 मतलब दो गैसों का अनुपात है, जब दो गैसें क्या करती हूँ, ठीक है, ध्यान से आप देखोगे कि दो गैसें क्या करती हैं, संयोग करती हूँ, तो भिन्न यौगिक या अणु का क्या करती हूँ, निर्माण करती हूँ। भाई भिन्न यौगिक या अणु का निर्माण कर देती हूँ, मान लो ये प्रोडक्ट ये बना दिया गैस में, ये PG बना ली, ठीक है। तो ये भिन्न यौगिक या अणु का निर्माण करती हूँ, और यदि बनने वाला पदार्थ भी क्या हो बोला, गैस हो, तो उनके आयतन में एक सरल अनुपात होता है। बस ये कहने का मतलब कि जब दो भिन्न गैसों, फिक्सेबल प्रेशर और टेम्परेचर, भाई ये कांस्टेंट नहीं होगा तो गैसों का अनुपात निश्चित नहीं होगा, ये तो पता है ना सबको। प्रेशर घटेगा बढ़ेगा तो गैसों का अनुपात घट जाएगा बढ़ जाएगा, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो गैस के मॉलिक्यूल्स तो टिकेंगे ही नहीं ना, वो तो ऑलरेडी डिकम्पोज हो जाएंगे। तो इसलिए बेटा जब वो रिएक्शन करते हो और किसी नए पदार्थ या अणु का निर्माण करते हैं और वो बनने वाला पदार्थ भी क्या हो, गैस हो बोला, ठीक है, तो उनका जो वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम में, ठीक है, आयतन में एक सरल क्या होता है, अनुपात होता है। अतः इनका आयतन बनने वाले गैसों के आयतन के क्या होगा, सरल अनुपात में होता है। यानी ये V1 V2 और ये मान लो V3, तो ये एक सरल फिक्सेबल रेशियो में होगा, इनका अनुपात इसके अनुपात के क्या होगा, इक्वल देन होता है, बराबर होता है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल पे बेटा इसके यहीं पे देख लेते हैं, H2 + Cl2, ये क्लोरीन हाइड्रोजन गैस है, ये रिएक्शन करके क्या बनाते हैं, हाइड्रोक्लोरिक गैस बना देते हैं। तो इसका इसके वन वॉल्यूम से क्रिया करेगा, कितने वॉल्यूम बना देंगे भाई, वन वॉल्यूम है यहाँ पे, वन मॉलिक्यूल से वन वॉल्यूम लिख सकते हैं। इसका कितना वॉल्यूम बना रहे हैं, 2 वॉल्यूम, ठीक है। यानी इसके लिए जो रेशियो होगा वो क्या होगा, 1:1:2, इस रेशियो में इसका वॉल्यूम का
अनुपात होगा। जैसे N2 प्लस O2 है गिव्स N2O2, नाइट्रोजन पेरोक्साइड बना देता है। तो N2 का यहाँ पे तो 1 वॉल्यूम, ऑक्सीजन का 1 वॉल्यूम, नाइट्रोजन पेरोक्साइड का कितना है 2 वॉल्यूम है। भाई दोनों 2 है ना, तो 2 वॉल्यूम हो गया। तो यहाँ भी 1:1 क्या बनाएगा 2। तो ये आपका क्या है बेटा, गैलोशाक का आयतन संबंधी, इसीलिए वो वॉल्यूमेट्रिक है। इसलिए बेटा वो वॉल्यूमेट्रिक इसलिए आ रहा है वॉल्यूम से रिलेटेड, कि इनमें बोला वॉल्यूम का जो अनुपात होगा, वॉल्यूम का जो रेशियो होता है आर एड फिक्सिबल, वो फिक्स होता है। तो आई होप बेटा आप ये समझ गए होंगे। इन वीडियोस को अच्छे से आप देखो। अब 1-2 टॉपिक्स थोड़ा आगे इनमें रह गए हैं, जैसे कुछ नियम है बेटा, मैं टॉपिक्स आपको गिना देता हूँ, तो आप उनको भी आगे नेक्स्ट वीडियो से मैं आपको भेजूँगा पार्ट 4 से, ठीक है। जैसे आपके टॉपिक्स बता देता हूँ, अवोगाद्रोज लॉ है, या उसकी कॉन्सेप्ट है, अवोगाद्रोज कॉन्सेप्ट है, ठीक है, उसके अनुप्रयोग हैं, या बार्जिलियस संकल्पना है, ठीक है। और कुछ न्यूमेरिकल पोर्शन है कि नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं, ठीक है, परमाणु की संख्या कैसे निकालते हैं, एटम्स कैसे निकालते हैं, ठीक है, वॉल्यूम परसेंट, मास परसेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं, दैट्स इट। थैंक यू स्टूडेंट। तो आप वीडियोस को देखेंगे, कोई क्वारीज हो तो आप कॉल कर सकते हो या कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हो। थैंक यू।